वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये होगा 170 ठीक है। उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हो गया था हमारा। इसमें हम पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो 65 तक हमने कवर कर लिया था। अब जो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है लोकनीति सुशासन, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस। इसमें हम देखेंगे 66 से 80 तक और 80 टू 100 भी जो है इसी टेस्ट में हम कवर करेंगे। तो लगभग 35 प्रश्नों को कवर करेंगे लेंगे हम। और ये जो 100 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो लोकनीति और सुशासन यानी पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस से जो क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, और इस टॉपिक का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, उसके बारे में प्रश्न है, 3 स्टेटमेंट वाला। देखिए, आरटीआई एक्ट जो है वो नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में मौजूद सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। सूचना न मिलने पर या विलंब होने पर जन सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और अधिकतम 25,000 का। और तीसरा स्टेटमेंट है, देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को इस अधिनियम से पूरी तरह से छूट प्राप्त है, चाहे मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा ही क्यों ना हो। देखिए, हालांकि देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को आरटीआई एक्ट से छूट प्राप्त तो है, लेकिन अगर मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है तब सूचना देनी पड़ेगी। तो तीसरा वाला यहाँ पर हो जाएगा इनकरेक्ट। जहाँ जहाँ थर्ड है हटा दीजिए, केवल पहला और दूसरा। और सही पूछा है, देख लेना कि असत्य पूछा है असत्य। एक और चीज़, इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है 199 का, ठीक है। इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज़ जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। प्रिंट आउट करा के आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला दूसरा जो है वो सही है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंस या सुरक्षा एजेंसियों को आमतौर पर छूट प्राप्त तो है, लेकिन यदि मामला भ्रष्टाचार यानी करप्शन या मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा है तो आरटीआई से छूट नहीं मिलती, सूचना देनी पड़ेगी। नंबर 67, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसके संदर्भ में कौन सा एक सही है? 3 गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा। तो सीबीसी क्या एक संवैधानिक निकाय है? इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसे 2003 में वैधानिक दर्जा यानी लीगल स्टेटस मिला। सीबीसी का कार्यकाल 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होने तक ये अपने पद पर बना रहता है, और यह सीधे न्यायपालिका के नियंत्रण में काम करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका के नियंत्रण में काम नहीं करता, गलत है। 65 वर्ष की आयु ठीक है, लेकिन 4 वर्ष का इसका कार्यकाल है, 6 वर्ष का नहीं, तो ये गलत हो गया। संवैधानिक निकाय नहीं है, गलत है ये। हाँ, इसकी स्थापना जो है वो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। 2003 में इसको वैधानिक दर्जा मिला, लीगल स्टेटस मिला, तो दूसरा वाला ही केवल सही है, ठीक है। समिति का नाम है के संथानम समिति, 1962 से 64 की है। इसने अपनी सिफारिश दी थी और 1964 में गठित हुआ ये सीबीसी। इसको केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा वैधानिक दर्जा यानी स्टैच्यूटरी बॉडी, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 4 वर्ष का कार्यकाल है और 65 वर्ष की आयु। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीधे न्यायपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करता, ये किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी या न्यायपालिका के नियंत्रण से मुक्त, ठीक है, मुक्त एक स्वतंत्र और स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। नाम में भी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 68वें नंबर का प्रश्न है ई गवर्नेंस और सुशासन। ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। विश्व बैंक के अनुसार पारदर्शिता, जवाबदेही और विधि का शासन सुशासन के मुख्य स्तंभ हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सही हैं। ई गवर्नेंस यानी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उमंग एप्लीकेशन हो गई, डिजी लॉकर हो गए, ये सभी सुशासन की प्राप्ति का एक माध्यम है।
जो जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है या करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 3 सही होंगे, कोई एक गलत होगा। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि यानी जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। प्रधानमंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। लोकपाल के सदस्यों में कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री बाहर हैं इससे, अंदर हैं प्रधानमंत्री? इसके प्रधानमंत्री को रखा गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर A सही हो गया, B सही हो गया, D सही हो गया, ये C वाला गलत है। प्रधानमंत्री लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों को छोड़कर, ठीक है। इनको भी ऐड ही कर लेते। 70वां प्रश्न है, नागरिक अधिकार पत्र जो सिटीजन चार्टर है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। यह किसी संगठन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के मानकों, गुणवत्ता और शिकायत निवारण तंत्र की लिखित प्रतिबद्धता है। नागरिक अधिकार पत्र भारत में कानूनी रूप से बाध्यकारी यानी लीगली एनफोर्सेबल दस्तावेज है और सबसे पहले नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत 1991 में यूके में हुई थी। देखिए, कानूनी रूप से बाध्यकारी तो है नहीं, ये सिटीजन चार्टर तो गलत हो गया यहाँ पर दूसरा। हाँ, 1991 में यूके में हुई थी सबसे पहले नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत। तो जो 2 है जहाँ जहाँ उसको हटाइए, एलिमिनेट करिए, केवल 1 और 3 भी है इसका आंसर, ठीक है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला सही नहीं, क्योंकि नागरिक अधिकार पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह सार्वजनिक निकायों के लिए एक स्वैच्छिक और नैतिक प्रतिबद्धता है। अब आ जाइए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, DBT इसको बोलते हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बैंकों का निजीकरण करना, करों में छूट देना, नगद लेन देन को बढ़ावा देना या बिचौलियों को हटाकर लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी सीधे भेजकर जो रिसाव है, लीकेज है, उसको रोकना। यही है, भी है इसका आंसर। देखिए, DBT का मुख्य लक्ष्य जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, विलंब और रिसाव को समाप्त करना तथा पात्र लाभार्थियों तक सरकारी वित्तीय सहायता सीधे पहुंचाना है। 72वें नंबर का प्रश्न है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसका गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ और आयोग के पास केवल सलाहकारी शक्तियाँ हैं और यह स्वयं कोई सजा नहीं दे सकता। बिल्कुल करेक्ट है, ये रिकमेंडेशन कर सकता है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, कि इस व्यक्ति को, इस संगठन को सजा दी जाए। दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकती है, ये सिफारिशें दे सकती है, परंतु इसके पास दंडात्मक शक्तियां या मुआवजा तय करने की बाध्यकारी शक्तियां नहीं हैं। जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में 3 में से कोई एक गलत है। PIL की अवधारणा अमेरिका की न्यायिक प्रणाली से ली गई है। भारत में न्यायमूर्ति PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर को इसका जनक माना जाता है। PIL केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दायर की जा सकती है, किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं, और इसे लोकहित में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। बिल्कुल पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। ये जो बोल रहा है ना C वाला स्टेटमेंट की केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दायर की जा सकती है। अगर पीड़ित व्यक्ति सक्षम नहीं है शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो कैसे दायर करेगा वो PIL, ठीक है। तो उसकी तरफ से कोई भी दायर कर सकता है, कोई वकील कर सकता है, ठीक है, उसके मोहल्ले का कोई सक्षम व्यक्ति कर सकता है, दोस्त कर सकता है। देखिए, PIL का मूल सिद्धांत है, क्या है? लोकस स्टेंडाई, केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है, इसके नियम को शिथिल करता है। यानी कोई भी व्यक्ति या जनहित संगठन पीड़ित की ओर से याचिका दायर कर सकता है। जॉली LLB में ये चीज़ दिखाई गई है।
74वें नंबर का प्रश्न है, सोशल ऑडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण, देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा आम जनता द्वारा की जाती है। मनरेगा अधिनियम में सोशल ऑडिट को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है। सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पहला और तीसरा तो सही है, क्या दूसरा वाला भी सही है? बिल्कुल, दूसरा वाला भी सही है। और प्रबल संभावना हो जाती है कि 1 2 3 जो है ऑप्शन वो डी में ना होकर किसी अन्य विकल्प में हो, तो 90% से ऊपर उसकी संभावना है कि वो सारे स्टेटमेंट ही सही होंगे। देखिए, सोशल ऑडिट लोकतंत्र में भागीदारी का एक उत्कृष्ट माध्यम है। मनरेगा की धारा 17 के तहत ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट करना कानूनी अनिवार्यता है। ठीक है, क्योंकि बहुत धांधली होती है मनरेगा में। भारत में नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन सी है? नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, संसद है या केंद्रीय मंत्रिमंडल है? नीति निर्माण में पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। संसदीय शासन में केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट देश की सर्वोच्च नीति निर्माता और कार्यपालक संस्था है जो नीतियों को मंजूरी देती है। 76वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की स्व प्रेरणा यानी सुमोटो से जांच कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, दूसरा वाला सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वैधानिक निकाय है एक, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत गठित किया गया था। ये दूसरा वाला सही है क्योंकि इसे महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए, 77वें नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संबंध में कौन सा गलत है? सीबीआई एक संवैधानिक निकाय है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संवैधानिक नहीं है, ये गलत है, सीबीसी जैसा है ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है या करता है। बिल्कुल करता है। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। बिल्कुल करती है। भ्रष्टाचार निवारण से जुड़े मामलों में यह सीबीसी के पर्यवेक्षण में काम करती है। ये भी ठीक है। तो पहला ही वाला गलत हो गया, संवैधानिक निकाय नहीं है, ना सीबीसी संवैधानिक है ना सीबीआई। देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही ये संसद द्वारा अधिनियमित अलग कानून से बनी संस्था है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से हुई थी। इसकी स्थापना संतानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, ये भी संतानम समिति और सीबीसी भी संतानम समिति। कानूनी शक्तियों की देखें तो सीबीआई को अपनी जांच करने की शक्ति जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और मंत्रालय की बात करें तो वर्तमान में यह भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, सीबीआई। अठहत्तरवें नंबर का प्रश्न है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का अर्थ क्या है? सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना, लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म को कम करना तथा प्रतिक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना, नागरिकों को सुगम और तकनीकी आधारित सेवाएं प्रदान करना। न्यूनतम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, बिल्कुल नागरिकों को सुगम और तकनीकी आधारित सेवाएं प्रदान करना है इसमें। लाल फीताशाही रेड टेपिज्म जो फाइलों पे फाइलें होती हैं उसको कम करना है। ठीक है, प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, पारदर्शी बनाना है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना नहीं है।
ठीक है, हालांकि सरकार ऐसा कर रही है, ठीक है, लेकिन ये लक्षण नहीं है मिनिमम गवर्नमेंट का और मैक्सिमम गवर्नेंस का। दूसरा तीसरा सही है, जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए, इस दृष्टिकोण का मुख्य ध्येय नौकरशाही की जटिलताओं को कम करना, आवश्यक कानूनों को हटाना, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली नोडल एजेंसी है? क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर तो इसी में छिपा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी। ठीक है, साइबर सुरक्षा खतरों जैसे कि हैकिंग हो गई, फिशिंग हो गई, इनसे निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत कार्य करती है, CERT, यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। चलिए आ जाइए, आधार कार्ड सबके पास है आजकल। आधार कार्ड या आधार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य बनाया जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आधार कार्ड है ना आपका, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड और ना वोटर ID कार्ड, ये नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड जो है वो एक तरह से एड्रेस प्रूफ है, किस स्टेट के आप निवासी हैं, ठीक है, उसका प्रूफ है। और इसकी आवश्यकता है कल्याणकारी योजनाओं के लिए, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए। तो दूसरा वाला केवल सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है, UIDAI का जो आधार कार्ड है वो पहचान यानी आइडेंटिटी और निवास का प्रमाण है। एक्चुअली निवास का भी प्रमाण नहीं है ये। ठीक है, आपकी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब में डोमिसाइल देखते हैं, वो कंपलसरी है। ठीक है, सिटीजनशिप का या नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है ये। पुट्टुस्वामी फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकारी सब्सिडी या कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी का पहचान पत्र तो है आधार कार्ड, हम किस स्टेट के निवासी हैं, किस शहर में है, वो किस जगह में है। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो हमारी बता रही है ना कि वो शहर, वो विशेष स्थान भारत में है। ठीक है, तो नागरिकता का प्रमाण पत्र कैसे नहीं हो सकता ये। ठीक है, चलिए अब है भाग 5। इसमें हम देखेंगे अधिकार, न्यायपालिका और संवैधानिक निकाय, यानी 81 टू लेकर 100 तक इसमें कवर करेंगे और 20 क्वेश्चन। तो इन 4 से 5 टेस्ट में हम ये 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे UPPCS के प्रारंभिक परीक्षा में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर। पहला है मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो दूसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार यानी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार यानी रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है। मूल क्षेत्राधिकार के तहत राज्यों के बीच विवाद सुने जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें ये राष्ट्रपति को सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट, और वो दी गई सलाह राष्ट्रपति माने ना माने उनका मन, और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ही बाध्यकारी नहीं है उनको सलाह देने के लिए। और जो ये हाई कोर्ट है ना और सुप्रीम कोर्ट हैं, ये अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करने की शक्ति रखते हैं। तीनों के तीनों यहाँ सही है, 1 2 3 वाला ऑप्शन डी में, तो डी। तो अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, और 143 के तहत सलाहकारी राष्ट्रपति को सलाह देता है। अनुच्छेद 137 के तहत अपने ही फैसलों पर पुनरावलोकन या पुनर्विचार करने की शक्ति है इसकी सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। अब आ जाइए, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र तथा नियुक्ति में जो कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने होते हैं?
तो टोटल जो है ना, ये जो बेंच है 5 न्यायाधीशों की बेंच होती है, मिलाकर 5 होते हैं, तो 1+4, तो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, सी हो जाएगा इसका आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई और 4 अन्य वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होते हैं। कुल मिलाकर 5 हो गए, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति व तबादले की सिफारिश करते हैं। अब आ जाइए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वैसे ही हटेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होगा, ठीक है, विशेष बहुमत से, वो भी उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे उस पर। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसकी सिफारिश लेनी होगी। फिलहाल ये दोनों के दोनों यहाँ पर बिल्कुल सत्य हैं, सी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी है। अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए सीईसी की सिफारिश अनिवार्य है। ये टोटल 3 होते हैं, ठीक है, 1+2। 84वें नंबर का प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के संदर्भ में कौन सा गलत है? अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है यूपीएससी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं क्या? यूपीएससी की सिफारिशें सरकार के लिए पूर्णतः बाध्यकारी होती हैं क्या? इसके अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहला पूरा होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, सी वाला गलत है, बाध्यकारी वाला। ठीक है, सलाहकारी है, एडवाइजरी, सरकार खारिज भी कर सकती है, इन्हें करती भी रहती है, हालांकि इसका कारण संसद को बताना होता है। चलिए 85वें नंबर का प्रश्न है, मतलब संसद बताएगी कि आपकी ये जो रिकमेंडेशन थी हमने क्यों खारिज करी। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब के संबंध में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा पृथक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338A में है। इसे सिविल न्यायालय या सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं, कौन सा सही है? 338 में है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और 338A में है जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, और सिविल कोर्ट की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं इसको। तीनों के तीनों सत्य हैं, डी है इसका आंसर। तो यहाँ पर पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया। देखिए 89वां संशोधन हुआ था 2003 में, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो 338 में है, और नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 338A में है। यह जनजातीय अधिकारों की रक्षा हेतु और सिविल कोर्ट की शक्तियों से युक्त है, ठीक है, सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं, आपराधिक न्यायालय की नहीं है। 86वें नंबर का प्रश्न है, आपराधिक के लिए ये भी रिकमेंडेशन करेगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह ये भी रिकमेंडेशन कर सकता है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सिविल कोर्ट को, सॉरी, जिला सत्र न्यायालय को। संविधान के, क्योंकि जिला सत्र न्यायालय के पास तो सिविल और फौजदारी दोनों शक्तियां होती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जो है उसको अनुच्छेद 226 के तहत, और अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ ले तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है। फिलहाल यहाँ सी उत्तर है। देखिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यानी स्टेट के हाई कोर्ट्स को मूल अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की व्यापक अधिकार शक्ति है। अच्छा, हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने की व्यापक अधिकार शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है, स्टेटमेंट सही याद रखना इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की विशेष शक्ति रखता है। 5 प्रकार के रिट कौन से? वंदे प्रत्यक्षीकरण, इसको अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश, मैंडेमस बोलते हैं, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा। इसे किसे? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत
जो आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके वायलेशन या उनके हनन के लिए ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो राज्य के हाई कोर्ट हैं, उनकी जो रिट जारी करने की शक्ति है वो विस्तृत है, ब्रॉड है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर रिट निकाल सकते हैं वो। ये पूछी जाती है लाइन की जो राज्य के हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है वो व्यापक है सर्वोच्च न्यायालय से, तो वो सही है बात, उसको गलत मत कर देना। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 338B में किया गया। बिल्कुल, 338 में जो है वो SC, 338 के ए में जो है वो ST और बी में है OBC। बिल्कुल, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। 102वें संशोधन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बने राष्ट्रीय आयोग को अनुच्छेद 338B में जोड़कर जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इनको तीनों के पास संवैधानिक दर्जा है इस समय। 88वें नंबर का प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता पर के बारे में प्रश्न है, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये एडवोकेट जनरल कुछ वैसा ही है जैसे सेंट्रल में होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चार में से कोई एक गलत होगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो ये, और संविधान में उसका कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष निर्धारित है, और वह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बिना मतदान के भाग ले सकता है। ठीक है, मतदान नहीं कर सकता। इसकी कुछ शक्तियाँ बिल्कुल AG की तरह है सेंट्रल में। ना इसे 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है, ना अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता महान्यायवादी को 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है। महाधिवक्ता राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र है, और यह राज्य के गवर्नर पर प्रसाद यंत्र है। सी गलत है। तो अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है, वह राज्यपाल के प्रसाद यंत्र पर धारण करता है। 89 पर आ जाइए। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति है। मैं तीव्र गति से चल रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बड़े हैं। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, तो हम एलिमिनेट करेंगे थर्ड को। जहाँ जहाँ थर्ड है वो नहीं होगा, केवल पहला और दूसरा होगा। देखिए, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है अनुच्छेद 32 और 13 में मिलती है, और हाई कोर्ट को मिलती है 226 में। सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है। ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति, तो तीसरा वाला हो गया गलत। अब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य संवैधानिक आधार से संबंधित अनुच्छेदों को देख लें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को शून्य घोषित कर देगा सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 13 में लिखा है। ठीक है, और कौन बना सकता है? संसद ही तो बनाएगी, तो उन ऐसे कानूनों को शून्य घोषित कर देगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं। अनुच्छेद 32 है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार है। ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार है, कौन सा आर्टिकल है? 137वां। और क्या क्या? सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने का अधिकार है, और अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवाद की जांच करने का अधिकार है। अब आ जाइए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? 90 नंबर का प्रश्न। 44, 46, 44, 86, 91, 103। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये बच्चों की एज याद रखना, 6 से 14 वर्ष है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी अभिलेख न्यायालय है, जो स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं वो भी अभिलेख न्यायालय हैं। क्या होता है आसान भाषा में समझे तो?
इन्होंने किसी केस में निर्णय दिया, कोई हाई कोर्ट ने दिया, किसी राज्य के हाई कोर्ट ने दे दिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो वो एक दस्तावेज बन गया। उस दस्तावेज का उपयोग जो भारत के दूसरे छुटमुड़िया न्यायालय हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट हो गए, तो वो उसको एक कानून की तरह देखते हैं उसको, कि वहाँ निर्णय दिया था, तो और उसका खंडन भी नहीं कर सकते वो। ठीक है, उसी के अनुरूप जो है निर्णय देंगे। यहाँ उस जगह का कोई वकील है तो इस आधार पर वहाँ के सिविल कोर्ट के जज से अपील कर सकता है कि केरल न्यायालय ने इस बात पर यह निर्णय दिया था। ठीक है, तो उसको संज्ञान में लेकर वो वहाँ का जो सिविल कोर्ट का जज है वो निर्णय दे सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और किसी अन्य अदालत में उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इन्हें अपनी अवमानना करने के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। बिल्कुल है, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है या करते हैं ये दो आर्टिकल। 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, 215 के तहत हाई कोर्ट, जिसका अर्थ क्या है? साक्ष्यात्मक मूल्य और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। ठीक है, इनकी अवमानना करते हैं तो दंडित भी कर सकते हैं। कैसे दंड करेंगे? थाने को आदेश देंगे, आपको पकड़ के जेल में डाला जाए। संवैधानिक निकायों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और उनके अनुच्छेदों के संबंध में कौन सा असत्य है? भारत का निर्वाचन आयोग 324, संघ लोक सेवा आयोग 315, भारत का महान्यायवादी 76, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 368। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी है, तो उसका कोई आर्टिकल होगा ही नहीं, गलत है ये, डी है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय थोड़ी है वो। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, अगर याद आ रहा हो तो। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप पे। फुल टेस्ट सीरीज़ आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी, एक छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, प्रिंट आउट करा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला प्रश्न है लोक अदालत के ऊपर। लोक अदालत के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर। लोक अदालत का जो गठन है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया जाता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की डिक्री के समान अंतिम और बाध्यकारी होता है। ठीक है, लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं की जा सकती। क्या? बिल्कुल नहीं की जा सकती, और इसका निर्णय भी अंतिम होता है, क्योंकि दोनों पार्टियों को बिल्कुल साथ में बुलाया जाता है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, कोई तीसरी गुंजाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जिस मुद्दे पे वो बुलाई गई हैं उसको तो पूरी तरह सॉल्व कर दिया जाता है, और उस मुद्दे पर कहीं भी किसी अदालत में जो है अपील नहीं की जा सकती। ये दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है, हालांकि जो वो दोनों पक्षकार हैं किसी नए मुद्दे पर फिर से लड़ सकते हैं, फिर से लोक अदालत जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं। तो तीनों के तीनों सही हैं ये। लोक अदालतें जो हैं वैकल्पिक विवाद समाधान का सशक्त माध्यम है। इनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। ठीक है, हालांकि पक्षकार नया मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, नया मुकदमा। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नहीं लड़ सकते फिर से। 94 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, 2010 का है ये। देखिए, NGT एक्ट 2010 के तहत पर्यावरण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे हेतु NGT का गठन किया गया था। यह प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर काम करता है। 95 नंबर का प्रश्न है, संसद के दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में 2 कथन है यहाँ पर। किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष या सभापति का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, एक समय था तब बाहर था, लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। ठीक है, 1992 से। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि
किहोटो होलोहन मामला जो कि है 1992 का, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि दल बदल पर अध्यक्ष या सभापति का निर्णय एक न्यायाधिकरण के रूप में होता है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, उससे पहले तक नहीं था। 96 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक निकायों के स्वायत्त कामकाज को सुनिश्चित करने वाले कारकों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। देखिए, उनका कार्यकाल संविधान द्वारा सुरक्षित होता है, उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संवैधानिक निकायों के स्वायत्त कामकाज, बिल्कुल तीनों के तीनों यहाँ सत्य हैं। और जो 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है वो डी में ना होकर सी में है, तो प्रबल संभावना है कि ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, संवैधानिक निकायों यानी सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, सीएजी हो गए, यूपीएससी के सदस्य हो गए, निर्वाचन आयुक्त हो गए। ठीक है, इनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में ये तीनों सुरक्षात्मक उपाय दिए गए हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? बहुत पूछते हैं इसको। यह है 323 का ए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 10(4)(14) 14 का ए। ठीक है, रोमन में 14 है ना, 14 14 का ए याद रखना है इसको। अनुच्छेद 323 का ए, इसके तहत संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया और कैट की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जो लोक सेवकों की सेवा संबंधी मामलों को निपटाता है। समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी के संदर्भ में 2 कथन है यहाँ पर। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। जो राज्य है स्टेट महिलाओं, बच्चों और सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बिल्कुल दोनों के दोनों सत्य हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, हालांकि अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो स्टेट है महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से जो शैक्षणिक रूप से सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, दोनों के दोनों सत्य हैं। अनुच्छेद 15 जो है आम भेदभाव का विरोध करता है, लेकिन सकारात्मक कार्यवाही, ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन के तहत राज्य को कमजोर वर्गों हेतु विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति है। भारतीय संविधान के तहत जो स्टेट है, राज्य है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करता है या कर सकता है राज्य। इसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ भेदभाव नहीं माना जाता, बल्कि यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक उपाय है जो राज्य करता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ आर्टिकल अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अनुच्छेद 15 का 3, 15 का 4 और 15 का 5। 15 के 3 में क्या है? राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सुरक्षा के लिए विशेष कानून या उपाय बनाने की शक्ति है। ठीक है, जैसे कि मुफ्त शिक्षा हो गई, स्थानीय निकायों में आरक्षण देना इत्यादि। 15 के 4 में क्या है? राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। ये इतनी लाइन लिख देगा और पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल है, 14 है, 15 है, उसमें भी थोड़ा और डीप घुसाएगा, 15 का 4 है, 16 है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 15 का 4। 15 के 5 में क्या है? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के वास्ते विशेष या इनके लिए विशेष व्यवस्था या आरक्षण की अनुमति देता है, 15 का 5। चलिए, अब 99 नंबर का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाने यानी जो उनकी रिमूवल प्रोसेस है उसके बारे में कौन सा गलत है? हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों और राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है, यानी स्पेशल मेजॉरिटी। हटाने का प्रस्ताव केवल सिद्ध कदाचार और असमर्थता ही हो सकता है। सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड हो जाए मिसबिहेवियर उनका, और इनकैपेसिटी। ये तो सही लग रहा है तीनों पढ़ने पर, तो चौथा ही गलत होगा। राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से किसी भी समय न्यायाधीश को बर्खास्त कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत इच्छा से किसी भी जज को कैसे बर्खास्त कर देगा राष्ट्रपति? गलत है ये वाली बात, और यही आंसर है अपना डी। तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को स्वतः या व्यक्तिगत इच्छा से बर्खास्त नहीं कर सकते, वे केवल संसद द्वारा पारित प्रस्तुत संशोधन के आधार पर ही हटाने का आदेश जारी करते हैं। प्रोसेस वही है,
बिल लोकसभा में राज्यसभा में विशेष मेजॉरिटी से पास करो और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लो। 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है और बड़े ही इंपॉर्टेंट, ये 100 प्रश्न कवर हो जाएंगे अपने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 343, 350 का ए, 350 का भी, 351, और ये है 36 से 51 के भीतर आने वाला। नहीं, वो तो अलग बात हो गई। ये है 350 का ए, ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 350 का ए। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 350 ए जोड़ा गया। 350 में ए जोड़ा गया, क्लॉज ए जोड़ा गया, जो प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों और मातृभाषा में यानी मदर टंग में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य पर डालता है। और अनुच्छेद 50 बी जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, प्रश्न बनेगा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 350 का बी करता है। और 350 के ए में क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा या मदर टंग में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? राज्य का है। तो ये जो 100 क्वेश्चन थे अपने कवर हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं तो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, PDF सीरीज़ है, आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम्स में। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट में एक और सब्जेक्ट, कोई नया टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।